हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 23 जून 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 23 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है अमिड मिलिट्री टॉक्स रिपोर्ट ऑफ चाइनीज़ बिल्डअप एट पेगोंग सो लेक। इंडिया और चाइना के बीच जो LAC पे अभी कंडीशन चल रही है उसमें दूसरे राउंड की टॉक शुरू की गई है और ये जो टॉक है ये कॉरपोरेशन कमांडर लेवल की टॉक की जा रही है जो पहले 5 और 6 जून को ऑर्गेनाइज की गई थी एक लोकेशन पे जिसका नाम है मोल्दो। तो मोल्दो लोकेशन पे ये टॉक चाइनीज़ साइड में की गई थी और ये इंडिया की चुसुल लोकेशन के ऑपोजिट है ये पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पर 5 और 6 जून को टॉक हुई थी कॉरपोरेशन कमांडर के लेवल की और दूसरे राउंड की टॉक अभी शुरू की गई है। तो इस टॉक के चलते हुए भी पेगोंग सो लेक पे चाइनीज़ फोर्सेस की तरफ से जो बिल्डअप एक्टिविटी है वो लगातार की जा रही हैं और इस टॉक्स ये जो पहला राउंड है टॉक का उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाद काफ़ी चीज़ों में रजामंदी की गई थी दोनों कंट्रीज़ के द्वारा कि जो भी एग्रेसिव एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं की जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज़ ट्रूप्स लगातार अपने पेगोंग सो लेक पे बिल्डअप एक्टिविटी लगातार कर रहा है। पेगोंग सो लेक ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में आती है। 6 जून को पहले लेवल की टॉक हुई थी और अभी रिसेंटली सेकेंड लेवल की टॉक स्टार्ट हुई है। तो उस पर्टिकुलर मीट में जो 6 जून को की गई थी उसमें दोनों साइडों की तरफ से 5 म्यूचुअली लोकेशन आइडेंटिफाई की गई थी जिन पे शांति बनाए रखने की बात की गई थी। ये जो 5 आइडेंटिफाइड लोकेशंस थी ये थी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A। इसके अलावा नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग सो लेक और चुसुल। तो इन 5 लोकेशंस पे बात की जा रही थी। ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 14, 15, 71 और 17A ये गैलवान रिवर वैली के पेट्रोलिंग पॉइंट है। इसके अलावा पेगोंग सो लेक का नॉर्थ बैंक जहाँ पर चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा एग्रेसिव बिहेव किया गया वहाँ पर भी शांति बनाए रखने की बात हुई थी और इसके अलावा चुसुल जो इंडियन साइड में पड़ते हैं वहाँ पर भी पीस बनाए रखने की बात की गई थी। लेकिन बावजूद इसके लगातार बिल्डअप एक्टिविटी चाइनीज़ फोर्सेस के द्वारा नॉर्थ बैंक ऑफ पेगोंग सो लेक पे की जा रही है। अगर हम पेगोंग सो लेक की बात करें तो ये इंडिया और चाइना दोनों में लाई करती है। पेगोंग सो लेक इस तरह की एक लेक है जो 1/3 इसका करीब पार्ट इंडिया में लाई करता है और 2/3 पार्ट चाइना में लाई करता है। तो इस लेक के बीच में जो LAC की बाउंड्री है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस है, वो कंफ्यूजिंग है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंसेस है दोनों कंट्री के परसेप्शन में वो भी डिफरेंस देखा जाता है। पेगोंग सो लेक के नॉर्थ में फिंगर टाइप के माउंटेन है, इन्हें ये काफ़ी बैरन माउंटेन है इसलिए इनको बैरन माउंटेन या फिंगर माउंटेन भी बोला जाता है। इस माउंटेन का जो इंडियन स्टैंड पॉइंट है इंडिया के अकॉर्डिंग पेगोंग सो लेक की जो 8th फिंगर है वहाँ तक इंडिया का एरिया आता है, लेकिन एक्चुअल में इंडियन फोर्सेस के द्वारा केवल 4th फिंगर तक ही ये जो लेक है कंट्रोल की जाती है। अगर यहाँ पर 4th फिंगर हम माने तो केवल इसी पॉइंट तक इंडिया का जो एरिया है वो कंट्रोल किया जाता है इंडियन फोर्सेस के द्वारा और इंडिया का मानना है कि 8th फिंगर तक इंडिया की लेक में आएगा तभी ये LAC की जो कंडीशन है वो एक्चुअल मानी जाएगी। लेकिन चाइनीज़ परसेप्शन है और चाइनीज़ का हमेशा क्लेम रहता है कि चाइना का जो एरिया है वो 2nd फिंगर तक का एरिया, यानी कि ये पूरा एरिया ये चाइनीज़ का एरिया है, चाइना की टेरिटरी में ये एरिया आता है और 2nd फिंगर तक चाइना की टेरिटरी है। तो चाइना का ये मानना है, तो जिसके कारण 2nd फिंगर से लेके 8th फिंगर तक का ये जो पूरा एरिया है ये हमेशा टेंशन में रहता है और हमेशा चाइनीज़ साइड की तरफ से एग्रेशन देखा जाता है इस एरिया में। तो अभी क्या हुआ इस पर्टिकुलर लोकेशन में चाइनीज़ की फोर्सेस के द्वारा फिंगर 8 को क्रॉस करते हुए फिंगर 4 तक आ जाया गया, क्योंकि फिंगर 4 पे इंडिया की फोर्सेस हमेशा तैनात रहती है और हमेशा ये इंडिया का एरिया तक ही आता है और फिंगर 4 को भी क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है चाइनीज़ फोर्सेस के द्वारा, जिसके कारण ये जो फेस ऑफ है ये पेगोंग सो लेक पे बिल्डअप हुआ। तो चाइनीज़ फोर्सेस वहाँ पर अपने टेंट तंबू गाड़ रहे हैं, वहाँ पर हैवी मशीनरी ला रहे हैं फिंगर 4 तक जो हमेशा इंडिया के कंट्रोल में रहा है। इंडिया होल्ड्स माउंटेन इस पर टिल फिंगर 4 वाइल इट्स क्लेम इज टिल फिंगर 8।
लेकिन चाइना का कहना है कि फिंगर 2 तक चाइना का एरिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी देखी जा रही है। तो अब ये देखना है कि सेकंड जो कॉरपोरेशन कमांडर लेवल की मीट हो रही है, उसके बाद चाइनीज़ फोर्सेस के द्वारा किस तरह का अपनी एक्टिविटीज़ है वो आगे बढ़ाई जाती हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्सेस पूरी तरीके से रेडी है चाइना के किसी भी एग्रेसिव बिहेवियर को टैकल करने के लिए। अगर यहाँ पर एक बार हम इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है वो देख लेते हैं। बॉर्डर पे जो स्टेट्स हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। सबसे वेस्ट में सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर, बीच में जो सेक्टर है उसे सेंट्रल या मिडिल सेक्टर बोलते हैं, और जो ईस्टर्न साइड में बॉर्डर का पार्ट है उसे ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में 2 स्टेट चाइना को टच करते हैं, चाइना की बाउंड्री को टच करते हैं, वो हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सेंट्रल सेक्टर में 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और इसके साथ ही वेस्टर्न सेक्टर में एक यूनियन टेरिटरी है और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जो इंडिया की यूनियन टेरिटरी है, वो चाइना के बॉर्डर को टच करती है। तो ये इंडिया और चाइना की टोटल बाउंड्री हो गई, और इस पूरी बाउंड्री की लेंथ है 4096 किलोमीटर लेंथ है, और ये 4000 किलोमीटर से लंबी बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच। ये इंटरनेशनल बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं। तो ये इंडिया और चाइना की बाउंड्री और उसके डिस्प्यूट के बारे में हमने देख लिया। सेकेंड न्यूज़ है पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिटर्न फॉर फाइनल डिटेलिंग। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं, और इस प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 2022 तक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग दिल्ली में बनाना चाहता है, जिसके लिए 20,000 करोड़ का जो एक बजट है वो अप्रूव भी किया गया था रिसेंटली, और इसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलनी पड़ी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये प्रपोजल है ये दिल्ली की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, इसके पास भेजा गया, और इस अथॉरिटी ने कुछ डिटेल की कमी के कारण अभी इस प्रोजेक्ट को वापस भेज दिया है CPWD के पास। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ये जो दिल्ली की अथॉरिटी है जिसका नाम है दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, ये 1973 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई थी। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन 1973 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू किया गया था, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। और DUAC इज़ मीन टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ कैपिटल्स, अर्बन एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। तो दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल भी है, इसके अर्बन और एनवायरमेंटल डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल वर्क होंगे, जो भी एस्थेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेंटेनेंस किया जाएगा या प्रिजर्वेशन के लिए जो भी काम किए जाएंगे, वो जो प्रोजेक्ट हैं वो DUAC से अप्रूव होने चाहिए। या 1973 की बॉडी की पावर के अंतर्गत आता है। तो इसी कारण से ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो DUAC को फॉरवर्ड किया गया था फॉर इट्स अप्रूवल, बट कुछ डिटेल के लिए ये अभी वापस भेज दिया गया है इस अथॉरिटी के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री की एक एक्सपर्ट कमिटी ने इसको अलाउ किया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी अलाउ कर चुकी हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को कैबिनेट की तरफ से ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी जिसने भी इस प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये DUAC के बाद भेजा गया फॉर इट्स अप्रूवल, सो दैट दिल्ली में लैंडस्केप को चेंज किया जा सके। तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसके तहत दिल्ली में एक एरिया में लैंड यूज चेंज किया जाएगा, और उसी एरिया में जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग है वो भी बनाई जाएगी। इससे रिलेटेड लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं, और पूरा एक तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स नए लेवल से बनाने की जो ये कोशिश है वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू की जा रही है। तो इस प्रोजेक्ट का अपोजिशन भी काफ़ी किया जा रहा है, बिकॉज ये दिल्ली में लैंड यूज़ को चेंज कर देगा पूरी तरीके से, और इस प्रोजेक्ट की जो बहुत ज़्यादा डिटेल है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसकी डिटेल भी बहुत ओपनली बताई नहीं गई है। और इसके अलावा इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, ये काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है, और 11वीं 12वीं सदी से ये इंडिया की कैपिटल मानी जाती है। और उसके बाद इंडिया में इतने लंबे टाइम से अगर कोई सिटी अपने एंशिएंट स्ट्रक्चर को कैरी करते हुए, एंशिएंट टाइम और मेडिवल टाइम के स्ट्रक्चर को कैरी करते हुए है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले एक दशक में ये भी कोशिश की थी कि इस सिटी को हेरिटेज सिटी का एक टैग मिले, और इसके लिए यूनेस्को में
रिक्वेस्ट भी किया गया था, यूनेस्को को प्रपोजल भेजा गया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में ये जो प्रोजेक्ट है वो वापस ले लिया विदाउट एनी कंसल्टेशन, और उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो ये पूरी कहानी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट न्यूज़ है पुरी जगन्नाथ यात्रा पे कुछ कंडीशंस और एक तरह से बैन लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस बैन को उठा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट विथ सर्टेन कंडीशंस। तो पुरी जगन्नाथ यात्रा गेट्स कंडीशनल नोट। सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे लिफ्टेड इट्स बैन ऑन June 8 on the conduct of Puri Jagannath Yatra after ensuring a complete lack of public attendance for the festival to avoid any infection and pandemic situation। तो पुरी जगन्नाथ यात्रा में पब्लिक की गैदरिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो पुरी जगन्नाथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके एक तरह से पूरी तरीके से भरोसा दिलाए जाने के बाद भी कोई व्यक्ति अटेंड नहीं करेगा इस यात्रा को, और देयर विल बी कंप्लीट लैक ऑफ पब्लिक अटेंडेंस फॉर दिस फेस्टिवल। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया गया है। तो नॉर्मल पब्लिक के लिए ये जो यात्रा है पुरी जगन्नाथ यात्रा, ये नहीं खोली जाएगी और इसमें कंप्लीट एब्सेंस होगा नॉर्मल पब्लिक का। फेस्टिवल इज शेड्यूल्ड टू बिगन फ्रॉम June 23। तो आज के दिन से पुरी जगन्नाथ यात्रा स्टार्ट की जानी है, और इस पर्टिकुलर यात्रा के लिए पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो ही जिम्मेदार होगा। कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है, कोर्ट सेड दैट जगन्नाथ पुरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट in consultation with center were entirely responsible for safe conduct of festival in line with COVID-19 गाइडलाइंस। तो जितनी भी सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कोविड-19 के रिगार्डिंग, उन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर आता है और इसके साथ ही साथ जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। ये जो जगन्नाथ यात्रा है इसमें एक फैक्ट है कि 18 और 19 सेंचुरी में ये यात्रा एक बार करवाई गई थी, और उस समय इस यात्रा के कारण बहुत बड़े लेवल पे कॉलरा और प्लेग बहुत तेज़ी से फैला था, लाइक वाइल्ड फायर। तो इस कारण से भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था कि इतने बड़े लेवल पर अगर लोगों की गैदरिंग होती है कोविड-19 के टाइम में तो ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैल सकता है, और इसी कारण से सुप्रीम ने अर्लियर इसको बैन किया था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के कंडीशंस को मानने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको कंडीशनल बेसिस पे अलाउ कर दिया है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल के बाद, ये पेज नंबर 8 पे, अनहैप्पी विथ IMD केरला रोप्स इन प्राइवेट फोरकास्टर। तो यहाँ पर IMD की बात की जा रही है। केरला गवर्नमेंट ने अप्रैल महीने में IMD के साथ ही साथ कुछ प्राइवेट वेदर फोरकास्टिंग कंपनीज को भी अलाउ किया और उनसे भी डेटा लेना स्टार्ट किया था, बिकॉज केरला का एक्सपीरियंस साइक्लोन, सुनामी और बाढ़ के मामले में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। केरला में 2019 में एक बड़े लेवल पे बाढ़ आई थी जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था केरला को। तो उसके बाद केरला ने ये अनाउंस किया था, केरला गवर्नमेंट ने, कि प्राइवेट जो वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज़ हैं उनसे भी डेटा लिया जाएगा रिगार्डिंग मॉनसून रेनफॉल, और जो भी साइक्लोन आ रहे हैं उनसे उनके लिए जो प्रिडिक्शन है वो प्राइवेट कंपनीज से भी कराई जाएगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट गवर्नमेंट विल बी फंडिंग प्राइवेट वेदर कंपनीज। अब पहली बार इंडिया में कोई स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट वेदर कंपनीज को भी फंडिंग कर रही है। तो अभी तक डेटा लेने की बात की जा रही थी, अब कई केरला गवर्नमेंट फंड भी करेगा प्राइवेट वेदर कंपनीज को। किसके लिए? फॉर अलर्ट एंड वार्निंग अबाउट एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। तो जितने भी वार्निंग, वेदर की वार्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है या जो भी अलर्ट देने हैं वो प्राइवेट कंपनी से भी वो डेटा लिया जाएगा, और प्राइवेट कंपनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे काम करेंगी। और अभी तक केवल IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही ये काम करता था, अब प्राइवेट कंपनीज भी ये जो काम है वो करने वाली हैं। तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए 95 लाख रुपए अलॉट किए गए हैं 3 प्राइवेट कंपनी को, स्काईमेट प्राइवेट लिमिटेड, अर्थ नेटवर्क एंड IBM वेदर कंपनी, टू यूज़ एनसेम्बल प्रिडिक्शन टू इम्प्रूव एक्सट्रीम वेदर अलर्ट सर्विसेज इन द स्टेट। तो वेदर रिलेटेड जो भी अलर्ट और वार्निंग सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये जो कदम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। अब केरला गवर्नमेंट ने अप्रैल में ही बोला था कि ये IMD की वर्किंग से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। केरला गवर्नमेंट के जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ऑलरेडी इसने रिव्यू किया है स्टेट प्रिपेयर्डनेस ऑफ वेदर प्रिडिक्शन एंड IMD का प्रिडिक्शन। तो उसके बाद इन्होंने प्राइवेट कंपनीज़ को भी मॉनसून प्रिडिक्शन के लिए अलाउ कर दिया।
केरला गवर्नमेंट का कहना है कि आईएमडी ने प्रॉमिस किया था कि 15 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे मॉनसून से पहले, लेकिन उनमें से कोई भी स्टेशन आईएमडी ने नहीं लगाया, जिसकी वजह से इन्होंने प्राइवेट पे भी रिलाई करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम आईएमडी के बारे में देख लेते हैं। आईएमडी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करती है। ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्री में मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और सिस्मोलॉजी रिलेटेड इवेंट्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, 1875 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो बहुत ही पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो अभी के डायरेक्टर जनरल हैं वो है मृत्युंजय मोहोपात्रा, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आईएमडी काम करता है। सेकेंड न्यूज़ है, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो अटेंड करने वाले हैं इंडिया, चाइना, रसिया की एक ट्राईलेटरल समिट। तो ये जो समिट है इसकी वर्चुअल मीटिंग आज होनी है। ये जो मीटिंग है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जाने वाली है, और जिसमें चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर होने वाले हैं, रसियन फॉरेन मिनिस्टर होने वाले हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर होंगे। तो इंडिया और चाइना के बीच जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उस समय इंडिया चाइना कंट्री को लेते हुए कोई में इंडिया का पार्टिसिपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा माना जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि ये जो कंडीशन है इसको ध्यान में रखते हुए ये जो मीट को अटेंड किया जा रहा है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पर रसिया का जो पुश है, रसिया ने ये कोशिश की है कि इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन की कंडीशन है वो कम हो, और इस कारण से भी ये जो मीटिंग है काफ़ी अहम, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। तो जो भी बढ़ी हुई टेंशन है एट एलएसी, इट इज़ सीन एज इंडिकेटर फॉर गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू पुट असाइड द बायलैटरल इशूज़ विद चाइना फॉर द मोमेंट। यानी अगर लड़ाई चल रही है, लड़ाई जैसी कंडीशन बनी हुई है, उसके बावजूद अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये मीट अटेंड की जा रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो मुद्दा है ये सॉल्व किया जाए। इससे पहले जो गवर्नमेंट के स्टैंड थे वो थोड़ा सा डिफरेंट थे, बिकॉज 2013 में देप्सांग प्लेन में इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ देखने को मिला था, 2013 में देप्सांग प्लेन में, और 2017 में डोकलाम का इशू जो भूटान के एरिया में पड़ता है, वो उस पर्टिकुलर इशू पे भी इंडिया और चाइना के बीच प्रॉब्लम देखने को मिली थी। यानी 2013 में देप्सांग इशू और 2017 में डोकलाम इशू में इंडिया और चाइना ऑलरेडी आमने सामने आ चुके हैं, और उसके बाद जितने भी हाई लेवल की मीटिंग थी वो नहीं करवाई गई थी जब तक कि पूरी तरीके से मुद्दे सुलझ नहीं गए। तो यहाँ पर इस बार इंडिया और चाइना के बीच जो हाई लेवल मीटिंग है उसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन हो रहा है बिना मुद्दे के पूरी तरीके से सुलझे हुए। तो ये काफ़ी अहम मुद्दा माना जा रहा है, एक अहम इंडिया का स्टैंड माना जा रहा है कि इंडिया इज़ विलिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये जो मीट की जा रही है ये रसिया में एक सेलिब्रेशन चल रहा है जो 75वीं एनिवर्सरी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विन की, और जो रसिया में नाजिज़म को ख़त्म करने की एक सेलिब्रेशन मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन के क्रिएशन का जो सेलिब्रेशन है उसके तहत ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, ये जो मीट है वो करवाई जा रही है। एमपीज़ पैनल लुकिंग इनटू आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जो एमपीज़ पैनल है, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी मीट नहीं हो पा रही है फ़िलहाल में, लेकिन ये जो काम है इसका काम लगातार किया जा रहा है, ऐसा बताया है जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटी है उसके हेड शशि थरूर ने। तो काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ महीनों में ये कोशिश की गई कि या तो इन पर्सन या फिर वर्चुअल मीट करवाई जा सके स्टैंडिंग कमेटी की, बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो ऑर्गेनाइजेशन या मीटिंग करवाने के रूल्स हैं उनमें ऑनलाइन मीटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरी तरफ ये जो मीटिंग्स हैं ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती हैं, और अगर ये मीटिंग वर्चुअली करवाई जाएंगी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इन मीटिंग को करवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो वॉयलेट हो सकती है। इस कारण से भी वर्चुअल मीटिंग को अभी तक अलाउ नहीं किया गया है, और अगर रूल्स चेंज करके जो मीटिंग है वो करवाई जाए तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सेशन हैं वो बैठना ज़रूरी है, और उन सेशन के द्वारा
इन रूल को अमेंड करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही वर्चुअल मीटिंग करवाई जाएंगी। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिनके कारण वर्चुअल मीटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। तो उसके बावजूद आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप है, तो यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप की बात की जा रही है। तो आरोग्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न के क्वेश्चन हैं या जो भी इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल करके गवर्नमेंट को भेजा गया है फॉर देयर व्यूज़, और उसके बाद जो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन आएंगे उनको एनालाइज किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। फाइनल अपनी जो रिकमेंडेशन है वो पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट को दी जानी है। तो आईटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में अभी वर्किंग कर रही है, इवन विदाउट एनी फॉर्मल मीटिंग और एनी वर्चुअल मीटिंग। आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये जो ऐप है ये मार्च महीने में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन टारगेट है, पहले तो कोविड-19 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, एडवाइजरी है, वो लोगों को देना, और इसके साथ ही साथ जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसको ट्रैक करना, लोगों को ये बताना कि किस एरिया में इन्फेक्शन ज़्यादा है, किस एरिया में कम है, और इससे लोग अपने जो जाने किसी रूट पे जाने की जो प्रोसेस है उसको डिसाइड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को बनाया गया है एनआईसी के द्वारा, और एनआईसी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अपना काम करती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1565 अ कामाख्या फेस्टिवल सेंस फेयर। 1965 के बाद पहली बार कामाख्या जो फेस्टिवल है इसको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में मनाया जा रहा है। ये जो फेयर है ये अम्बुबाची एक फेस्टिवल के तहत असम में मनाया जाता है, कामाख्या टेम्पल के पास में। अम्बुबाची द फेस्टिवल ऑफ मार्किंग द एनुअल मेंस्ट्रुअल ऑफ प्रिसाइडिंग गॉडेस बिगेन एट कामाख्या टेम्पल ऑन जून 22 विदाउट एनी मेंडिकेंट्स, हर्मिट्स एंड डिवोटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 500 ईयर्स। पिछले 500 साल की पूरी हिस्ट्री में तो पहली बार बिना डिवोटीज़ के, बिना हर्मिट्स के ये जो फेस्टिवल है वो मनाया जा रहा है। तो ये कामाख्या फेस्टिवल है, ये कामाख्या टेम्पल असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला इस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है एनुअल मेंस्ट्रुअल ऑफ प्रिसाइडिंग गॉडेस कामाख्या, जो 22 जून को स्टार्ट किया गया। But Kamakhya temple administration decided to keep the premises locked in view of spike in COVID-19 पॉजिटिव केसेस इन स्टेट, प्राइमरीली इन गुवाहाटी। तो कोविड-19 के केस में जैसे कि हमने पूरी जगन्नाथ की जो यात्रा हो रही है उसके लिए भी देखा कि उसमें भी किसी डिवोटी को अलाउ नहीं है। तो जो भी रिचुअल्स करे जाएंगे वो मंदिर के अंदर किए जाएंगे, और इसमें लोगों को पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं किया गया है, और कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए ये जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट की जाएगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कामाख्या टेम्पल के बारे में और अम्बुबाची मेले के बारे में। तो ये दोनों जो एक अम्बुबाची मेला है वो असम में होता है, और कामाख्या टेम्पल भी असम में है, और कामाख्या फेस्टिवल के दौरान ही अम्बुबाची मेले का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज पे, जापान टू रीनेम आइलैंड डिस्प्यूटेड विद चाइना। जापान की एक लोकल काउंसिल ने वोटिंग की है टू रीनेम आइलैंड, जो जापान और चाइना के बीच डिस्प्यूटेड है। लोकल काउंसिल इन सदर्न जापान वोटेड टू रीनेम एन एरिया, और जिस एरिया में डिस्प्यूटेड जो आइलैंड है चाइना के साथ, चाइना और ताइवान के बीच डिस्प्यूटेड आइलैंड है, उसका नाम भी चेंज किया जाएगा। इस मूव का अपोजिशन चाइना ने भी किया है और ताइवान ने भी किया है। जो एक लोकल असेंबली है ऑफ इशिगाकी सिटी, इट अप्रूव्ड अ प्लान टू चेंज नेम ऑफ एरिया कवरिंग टोक्यो कंट्रोल सेंकाकू आइलैंड। तो ये बेसिकली टोक्यो अभी जापान के कंट्रोल में है, सेंकाकू आइलैंड, जिसको चाइना और ताइवान दियावूज आइलैंड के नाम से बोलता है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, और पिछले कुछ सालों में भी काफ़ी न्यूज़ में था ये, क्योंकि चाइना और जापान के बीच इस आइलैंड को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट की कंडीशन बनी रहती है। जापान इस आइलैंड को सेंकाकू आइलैंड बोलता है, और चाइना और ताइवान इस पर्टिकुलर आइलैंड को डायोवूज आइलैंड बोलते हैं। तो इस आइलैंड का नाम चेंज किया जाना है जापान के द्वारा, जिसको अपोज किया जा रहा है चाइना और ताइवान दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। बट ये जो बेसिकली आइलैंड है ये अनइनहेबिटेड है, और ये सेंटर में है चाइना और जापान के डिस्प्यूट के, और इसमें ताइवान ने भी बोला है कि ये ताइवान की टेरिटरी में पड़ता है, इसलिए ताइवान का आइलैंड है, और जापान को कोई भी लीगल राइट नहीं है इसका इसको रीनेम करने का। तो इस बारे में ये बात की जा रही है। तो एक तरह से जापान
चाइना और ताइवान के बीच में ये बड़ा एक इशू बन रहा है। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है, इंडिया कैन रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना बाई 8.4 बिलियन डॉलर। ऐसा एक स्टडी में किया गया है, बताया गया है। इंडिया कैन पोटेंशियली रिड्यूस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, और करीब 8.5 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कम किया जा सकता है, जो करीब 17% है चाइना के साथ जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है उसका, और इंडिया के जीडीपी का 0.3% है। तो चाइना और इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को 17% कम किया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, और इंडिया के जीडीपी का 0.3% चाइना के साथ ट्रेड से फ्री हो सकता है। ऐसा एक्यूटे रेटिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्टडी में बोला। और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए जो इंडिया का इंपोर्ट है उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, और इंडिया के उन इंपोर्ट पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो एलिमिनेट किए जा सकते हैं, जो रैशनलाइज किए जा सकते हैं, जो कम किए जा सकते हैं, और इंडिया की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उनको इम्प्रूव करके उनके प्रोडक्शन, मटेरियल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 25% इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट कर सकता है, स्पेशल सेक्टर्स में उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, और अगर उनको प्रमोट किया जाए तो बिना किसी बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के बिना ही इंडिया में जो 25% का चाइनीज़ इम्पोर्ट है उसको कम किया जा सकता है। विथ एन इम्पोर्ट ऑफ 65 बिलियन एंड एक्सपोर्ट ऑफ 16 बिलियन, इंडिया रिकॉर्डेड ट्रेड डेफिसिट ऑफ 48 बिलियन विद चाइना इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डेफिसिट है 48.5 बिलियन का, उसमें से इंडिया ने एक्सपोर्ट 65 बिलियन का किया है, और केवल 16.5 बिलियन का ही इंपोर्ट, इंडिया का इंपोर्ट 65 बिलियन का है और इंडिया का एक्सपोर्ट केवल 16.5 बिलियन का है। तो एक तरह से इंडिया डेफिसिट में है चाइना के साथ इंपोर्ट में। तो 48 बिलियन के इंपोर्ट, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है 48 बिलियन, इसको कम किया जा सकता है, और इसको रैशनलाइज करके करीब 17% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करके कम किया जा सकता है, ऐसा ये स्टडी बोलती है। इंडिया का जो डिपेंडेंस है चाइना के इंपोर्ट पे वो पिछले कुछ दशकों में बढ़ा है, और इसी के कारण इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के अगेंस्ट में देखा गया है। ओवर पास्ट 3 decade इंडियाज एक्सपोर्ट टू चाइना ग्रू एट 30%, बट इट्स इम्पोर्ट एक्सपेंडेड एट 47%। तो पिछले 3 decade की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो बढ़ा है, लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ा है, वो ज़्यादा तेज भी बढ़ा है, जिसकी वजह से इंडिया की डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो इंपोर्ट को अगर कम किया जाएगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाएगा, तो इंपोर्ट को कम करने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो इस स्टडी में बताया गया है कि करीब 40 सब सेक्टर्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। 40 सब सेक्टर्स ऑफ इंडिया हैड द पोटेंशियल टू लोअर इट्स इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन चाइना। और ये सेक्टर कौन कौन से, इनमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि केमिकल हो गया, केमिकल्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, बाइसाइकिल पार्ट्स, ड्रग फॉर्मुलेशन, कॉस्मेटिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेदर बेस्ड गुड्स। तो इन सेक्टर में इंडिया काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और इंडिया की कंपनीज़ को प्रमोट किया जाना चाहिए बजाय इसके कि इनको इंपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से इंडिया काफ़ी हद तक बिना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किए चाइनीज़ इंपोर्ट को कम कर सकता है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।